तो ये सिर्फ एक चुनाव की कहानी नहीं है, बल्कि इसे भारतीय शहरी राजनीति की एक फोरेंसिक जांच समझिए। आज हम दिल्ली के अंबेडकर नगर पर ध्यान देंगे, एक ऐसे राजनीतिक किले का विश्लेषण करेंगे जिसकी नींव लगता है खिसक रही है। यह है अंबेडकर नगर, दिल्ली का एक आरक्षित विधानसभा क्षेत्र। अब पहली नजर में तो ये किसी भी दूसरे शहरी इलाके जैसा ही लगता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर यह एक बहुत ही अहम युद्ध क्षेत्र है। एक ऐसी जगह जहां पार्टियों की किस्मत बनती भी है और बिगड़ती भी है। अब ये संख्या ये पूरी कहानी का केंद्र है, 4.4%। बस इतना सा। 2025 के चुनाव में जीत का अंतर सिर्फ इतना। ये आंकड़ा आप देखिए, जीत से ज्यादा एक चेतावनी है, और यही वो रहस्य है जिसकी हम आज पड़ताल करने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 43% की एक इतनी बड़ी भारी भरकम बढ़त सिर्फ एक दशक में लगभग खत्म कैसे हो जाती है। ये सिर्फ एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, समझिए, ये एक राजनीतिक भूचाल का संकेत है। तो चलिए इस विश्लेषण में और गहराई से उतरते हैं। ठीक है, तो हमारी पड़ताल कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। पहले चेतावनी के संकेत समझेंगे, फिर लोगों की नब्ज टटोलेंगे, इसके बाद आंकड़ों की कहानी सुनेंगे और जानेंगे कि जमीन खिसकी क्यों, फिर शासन का एक खाका देखेंगे और आखिर में सेवा के जनादेश पर बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, अंबेडकर नगर की चेतावनी। देखिए, जीत हमेशा ताकत का सबूत नहीं होती। कभी कभी एक बहुत ही करीबी जीत एक गंभीर चेतावनी होती है कि किला अब वैसा अभेद्य नहीं रहा। और ये बात यहां बिल्कुल सटीक बैठती है। हां, जीत तो जीत होती है, लेकिन जब जीत का अंतर 90% तक घट जाए तो ये जश्न का नहीं बल्कि चिंता का विषय है। ये एक साफ संकेत है कि पार्टी और जमीन के बीच का जो रिश्ता है वो कमजोर पड़ रहा है। तो अब जमीन पर उतरते हैं और वहां के लोगों की नब्ज को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए, चुनावी नतीजे हवा में तो पैदा नहीं होते। इनकी जड़ें मतदाताओं की रोजमर्रा की जिंदगी में, उनकी समस्याओं में और उनकी उम्मीदों में होती हैं। अंबेडकर नगर की सामाजिक बुनावट को देखें जरा। यहां लगभग 70% मतदाता दलित समुदाय से हैं, जिनमें वाल्मीकि और जाटव समाज की बड़ी संख्या है। बाकी के जो 30% हैं, उनमें अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय आते हैं। और यही 70% का आंकड़ा पारंपरिक तौर पर इस सीट का मुख्य आधार रहा है। लेकिन देखिए, जनसांख्यिकी से ज्यादा जरूरी हैं लोगों की असल समस्याएं। यहाँ के रहने वालों की जो मुख्य शिकायतें हैं वो हैं खराब सफाई और नालियों की व्यवस्था, टूटी फूटी सड़कें और गड्ढे, स्थानीय स्तर पर रोजगार की कमी और स्कूलों क्लिनिकों में जरूरत से ज्यादा भीड़। यही वो मुद्दे हैं जो आखिर में वोट पर असर डालते हैं। चलिए अब अपनी जांच के तीसरे चरण में आते हैं, आंकड़ों की कहानी। कहते ना, संख्याएं कभी झूठ नहीं बोलते। वो हमें राजनीतिक वफादारी, उसके कमजोर पड़ने और उदासीनता की एक बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाती हैं। तो आइए सबूतों को जरा खंगालते हैं। इस डैशबोर्ड पर एक नजर डालिए। 2013 में देखिए, आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 68% से ज्यादा था और जीत का अंतर 43% से भी ज्यादा। 2020 तक आते आते ये अंतर घटकर 28% रह गया और फिर 2025 में ये सिमटकर महज 4.4% पर आ गया। ट्रेंड बिल्कुल साफ है, सत्ताधारी पार्टी का वोट लगातार गिर रहा है और मुख्य विपक्षी पार्टी का वोट लगातार बढ़ रहा है। ये चार्ट इस गिरावट को और भी साफ तौर पर दिखाता है। एक दशक में सत्ताधारी पार्टी का वोट शेयर लगभग 68% से गिरकर 47% पर आ गया और उसी समय विपक्षी पार्टी का वोट शेयर बढ़कर 43% के करीब पहुंच गया। ये एक जबरदस्त बदलाव है। और इस कहानी का एक और बहुत अहम पहलू है मतदान प्रतिशत में लगातार गिरावट। जहां 2013 में लगभग 70% मतदान हुआ था, वहीं 2025 में ये घटकर 60% से भी कम रह गया। अब ये क्या बताता है? ये बताता है कि समस्या सिर्फ वोट का दूसरी पार्टी में जाना ही नहीं है, बल्कि पार्टी के अपने जो मूल मतदाता हैं उनमें एक तरह की उदासीनता या शायद निराशा बढ़ रही है और वो वोट देने के लिए घर से निकल ही नहीं रहे। ठीक है, अब हम अपनी जांच के सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। अब तक हमने देखा कि क्या हुआ, अब हम समझेंगे कि क्यों हुआ। ये एक लगभग हारी हुई बाजी का एक तरह से पोस्टमार्टम है। सवाल है, जमीन क्यों और कैसे खिसकी? अगर हम सत्ताधारी पक्ष का विश्लेषण करें तो उनकी कुछ साफ मजबूतियां थीं। मुफ्त बिजली पानी जैसी कल्याणकारी योजनाएं, दलित मतदाताओं में एक अच्छी पकड़ और विधायक की अपनी पहचान। लेकिन जो कमजोरियां थीं वो ज्यादा भारी पड़ गईं।
वोट शेयर में जबरदस्त गिरावट, संगठन के स्तर पर एक तरह की थकावट और एक बहुत ही संकीर्ण जातीय गठबंधन जिस पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता थी। और यही वो पॉइंट है जहां बड़ी योजनाओं से मिली सद्भावना छोटी छोटी रोजमर्रा की समस्याओं के आगे कमजोर पड़ गई। बिजली और पानी को लेकर लोग काफी हद तक संतुष्ट थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सफाई, नालियों की दिक्कतें, टूटी सड़कें, इन जैसी बुनियादी नगरपालिका सेवाओं पर ध्यान न देना बहुत भारी पड़ा। ये वो समस्याएं हैं जिनका सामना लोग रोज करते हैं। और यहीं पर हमारे संवैधानिक मूल्य सामने आते हैं। देखिए, सार्वजनिक सेवा का मतलब सिर्फ लाभ पहुंचाना नहीं होता, बल्कि शिकायतों का समय पर समाधान करके हर नागरिक के सम्मान को बनाए रखना भी होता है। एक जिम्मेदार संवाद की पहली शर्त है कि बोलने से पहले सुना जाए, और जब व्यवस्था सुनना बंद कर देती है तो लोग अपनी आवाज मतपत्र के जरिए सुनाते हैं। तो समस्या का निदान तो हो गया है, अब बारी है समाधान की। अब हम एक ऐसी स्पष्ट और कार्रवाई योग्य रणनीति की रूपरेखा देखेंगे जिससे इस गिरावट को रोका जा सके और मतदाताओं के साथ भरोसे का वो रिश्ता फिर से कायम किया जा सके। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं, एक 4 स्तंभों वाली रणनीति। पहला है चुनावी सिद्धांत, यानी दलित गढ़ों और ओबीसी बस्तियों पर पूरा ध्यान लगाना। दूसरा है कथात्मक सिद्धांत, एक नैरेटिव बनाना, जैसे अंबेडकर की विरासत एएपी की डिलीवरी। तीसरा संगठनिक सिद्धांत, जमीनी नेटवर्क और बूथ टीमों को नए सिरे से मजबूत करना। और चौथा संसाधन सिद्धांत, डिजिटल पहुंच को बढ़ाना और बिल्कुल स्थानीय स्तर पर संसाधनों का सही इस्तेमाल करना। अब इस रणनीति को अमल में लाने के लिए एक समय पर आधारित योजना भी चाहिए, जैसे चुनाव से 90 दिन पहले एक गहरा विश्लेषण और स्थानीय मुद्दों पर एक छोटा घोषणा पत्र। 60 दिन पहले घर घर जाकर जमीनी संपर्क को और तेज करना। 30 दिन पहले बड़े पैमाने पर लामबंदी और रैलियां शुरू करना। और फिर आखिरी दिन मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने की हर संभव कोशिश करना। तो अब हम अपने विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, और यहां हम सिर्फ एक चुनाव से आगे बढ़कर राजनीतिक शक्ति के असली मकसद पर बात करेंगे। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये सम्मान की बात है। और एक बात, जैसे जैसे डिजिटल अभियान केंद्रीय होते जा रहे हैं, मतदाता की निजता का सम्मान करना सबसे जरूरी हो जाता है। भारत का जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी डीपीडीपी फ्रेमवर्क है, वो सहमति पर जोर देता है। ये सुनिश्चित करता है कि डेटा का इस्तेमाल नागरिकों की सेवा के लिए हो, न कि सिर्फ उन्हें टारगेट करने के लिए। ये कोई कानूनी सलाह नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी है। और आखिर में ये विचार सबसे ज्यादा मायने रखता है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का असली पैमाना उसकी जीत का अंतर नहीं होता, बल्कि ये होता है कि वो अपने लोगों को कितना सम्मान और गरिमा देती है। तो हम इस एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं, क्या अंबेडकर नगर का ये नतीजा सिर्फ एक स्थानीय मामला है, या फिर ये पूरे भारत की शहरी राजनीति की एक नई हकीकत की झलक है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।